नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे मातरम गीत को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसे हर भारतीय को गर्व के साथ गाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से इसे लेकर नियम निर्धारित किए गए हैं और सभी कार्यक्रम उन्हीं नियमों के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम देश की भावना और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा गीत है। उन्होंने लोगों से इसे सम्मान और गर्व के साथ अपनाने की बात कही। मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय आया जब वंदे मातरम को लेकर चर्चा तेज है। तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार पालन होगा। तमाम कार्यक्रम उत्तराखंड में भी आयोजित हो रहे हैं 15 अगस्त को लेकर के, स्वतंत्रता दिवस को लेकर के। और आपको बता दें कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने वाला है क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पहली बार प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। बता दें कि जनगण मन राष्ट्रगान है तो वंदे मातरम राष्ट्र गीत का दर्जा उस गीत को मिला हुआ है। आजादी के वक्त इस गीत ने क्रांतिकारियों में ललक जगाने का काम किया, आंदोलनकारियों में ललक जगाने का काम किया। और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हीं बातों को दोहराया कि किस तरीके से ये गीत हम सब के लिए कितना अहम है और गौरवान्वित कर देने वाला है। इसका इतिहास भी 150 साल पुराना ये गीत इस बार लाल किले की प्राचीर से गुनगुनाया जाएगा और इस बार पूरे देश में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। हालांकि आपको बता दें कि वंदे मातरम को लेकर के समय समय पर सियासत होती रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, एनडीए ने इसको लेकर एक बिल भी पेश किया जहां राष्ट्र, चाहे वो राष्ट्र का चिन्ह हो, राष्ट्रगीत हो या राष्ट्र से जुड़ा हुआ कोई भी प्रतीक, उसका जिसने भी असम्मान करने का प्रयास किया उस पर अब कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। गर्व से तो क्योंकि ऐसा गीत है जिसको हमें गर्व से गाना चाहिए और भारत सरकार ने उसमें नियम बना दिए हैं, तो उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। देहरादून में रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहनों को बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए 2 दिन निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर बहनों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए 1 दिन के बजाय 2 दिन मुफ्त बस सेवा देने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से मिलने जाने वाली बहनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इसे रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के लिए विशेष सौगात बताया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहनों को बड़ा तोहफा देते हुए 2 दिन बस की सेवा को मुफ्त कर दिया है। यानी कि रक्षाबंधन और रक्षाबंधन से 1 दिन पहले बसें जो हैं महिलाओं के लिए फ्री संचालित की जाएंगी। यानी महिलाओं को बिना टिकट के पैसे दिए कहीं पर भी जाने का बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। 2 दिन निःशुल्क बस सेवा सिर्फ बहनों के लिए, यानी सिर्फ महिलाओं के लिए। बिल्कुल सौगात करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब 1 दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा करेंगे। तो रक्षाबंधन पर बहनों का सफर मुफ्त होगा, आसान होगा। रक्षाबंधन के मौके पर हर बार इस तरीके की पहल देखने को मिलती है। स्मिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्मिता, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है, 1 नहीं 2 दिन फ्री बस सेवा। बिल्कुल, राखी का त्योहार बिल्कुल नजदीक आ गया और ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी बहनों को है जिसमें उन्होंने राखी पर 2 बसों को मुफ्त में सफर करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि तरह से बहनों के लिए जो भी बहनें बाहर जा रही हैं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए, वो बस से फ्री तौर पे जा सकती हैं। उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा। उस दिन उनके लिए बस सेवा जो है वो फ्री है। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ा तोहफा कह सकते हैं। और क्योंकि महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इस तरीके के कह सकते हैं तोहफे देती रही है समय समय पर, और रक्षाबंधन पर जब 1 नहीं 2 दिन महिलाओं को फ्री बस में सफर करने को मिलेगा तो वो अपने गंतव्यों तक तो आसानी से पहुंच सकेंगी। लेकिन वो बात भी महिलाओं के दिल में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी कि सरकार की तरफ से इतना कुछ महिलाओं के लिए किया जा रहा है, उसका फायदा भी आने वाले चुनावों में मिलेगा जरूर।
ऐसे में बीजेपी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सैनिक हो, छात्र हो, सभी को साधने में लगी है। और उसी नजर से अगर देखें तो एक तोहफा जो है महिलाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ सौगात दी है, जिससे महिलाओं के दिल में उनके लिए और प्यार होगा। वैसे भी वो कहते हैं कि प्रदेश की सारी बहनें और बेटियां, मेरी बहनें और बेटियां हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उन्हें हर तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दी जाएंगी। और उसी कड़ी में देखा जाए तो रक्षाबंधन पर एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। वहीं हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की सभा के बाद कराए गए शुद्धिकरण को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे अपमानजनक और राजनीतिक कृत्य बताते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप यह भी है कि राजनीतिक कार्यक्रम के बाद धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर शुद्धिकरण कराया जाना लोकतांत्रिक और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर माहौल खराब करने और राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह की राजनीति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदरणीय खड़गे जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी उम्र भी काफी है। दूसरा, उनका विकास और समाज के प्रति एक लंबी फेरिस्त उन्होंने लिखी है। खड़गे जी यहाँ उनके कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए गए। खड़गे जी दलित हैं, इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सर्व समाज को साथ में लेकर चलती है। जब उन्होंने वहां से रामलीला मैदान से संबोधन किया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा वहां पर उसको शुद्ध करने का प्रयास किया गया, उसका हम विरोध करते हैं। और हमारा व्यक्तिगत ये मानना है कि आपका दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सर्व समाज को हम साथ में लेके चलते हैं, दूसरी तरफ आप यदि खड़गे जी या यशपाल जी और तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता तो देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था 8 तारीख को कांग्रेस का प्रोग्राम था, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हुए थे और एक ऐतिहासिक भीड़ वहाँ पर थी। जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा था और भाजपा बौखलाई हुई थी। जगह जगह हमारी गाड़ियां रोक दी गई थी, हमारे नेताओं को रोक दिया गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। चलो वो भी कोई बात नहीं, हम उसके जीते जागते सबूत है। जिस समय ओके होटल के पास हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी अंदर आते हैं तो पुलिस वाला उसे बैरिकेड लगा के उन्हें अंदर नहीं घुसने देता, उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाने देता, धक्का मुक्की का माहौल वहाँ पे हो गया था। तो गर्मा गर्मी में होता ही है, उनकी जगह कोई भी होता तो उनको भी गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल जी को भी गुस्सा है, जो कि पुलिस वालों की हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कार्यक्रम हल्द्वानी रामलीला मैदान में हुआ था और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजाति के व्यक्ति हैं, उसको समाज से आते हैं और अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए कई योगदान करे और आज भी वो विधान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और हमारे जो शैलजा जी हैं जो यहाँ की प्रभारी है और सांसद भी हैं, लेकिन उनके आने से जो भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी खेली, जो एक अपमानित किया अनुसूचित जाति के व्यक्ति का कि शुद्धिकरण करना और गंगा जल सड़कना रामलीला मैदान में, तो कहाँ तक का ये एक अपमानित पूरे अनुसूचित जाति किया गया। इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी का। वहीं संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जहां राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाषण के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे के शुद्धिकरण के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम इसका सहयोग नहीं करते हैं, हम इसे बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस
उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Second ji, you take your seat. Tarun Shu, when leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आज असल में राज्यसभा में हुआ क्या। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ थे और एक तरफ थे जेपी नड्डा। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जो कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई थी, और उसके बाद आज राज्यसभा में उस जनसभा के बाद क्या क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी आप बीती बताई। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि मैं बहुत दुखी हूं और मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि जिस मंच पर खड़े होकर मैंने भाषण दिया था, वहां पर मौजूद लाखों लोगों को संबोधित किया था, उस मंच को धोया गया, उस मंच पर हवन किया गया, यानी कुल मिलाकर उस मंच का शुद्धिकरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है, जात पात का काम कर रही है, जातों को बढ़ावा दे रही है और भेदभाव पैदा कर रही है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो हम इस बात से बहुत दुखी हैं। सिर्फ कांग्रेस के लिए यह अपमानजनक बात नहीं है, यह हमारे लिए भी उतनी ही अपमानजनक बात है। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए समूह इस तरीके की चीजों को बढ़ावा नहीं देता है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इस पूरे मामले की जांच होगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा, मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समूह इस तरीके के कृत्यों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती। हम सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के चलते हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दौरान ये सारी बातें बोल रहे थे, विपक्ष लगातार शेम शेम के नारे लगा रहा था। वहीं हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस की शंखनाद सभा के बाद अब शुद्धि हवन कराया गया। श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के नेतृत्व में आयोजित हवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मैदान की शुद्धि की गई। आयोजकों का आरोप है कि कांग्रेस की सभा के दौरान मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए और हिंदू संगठनों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को मंच दिया गया। आयोजकों ने कहा कि रामलीला मैदान धार्मिक आयोजनों और रामलीला मंचन का प्रमुख स्थल है, इसलिए इसकी धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए हवन कराया गया। आयोजन में कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। रूपी राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया था। ऐसे ही जो है पुनः हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हम 2027 में इनको पूर्ण रूप से यहाँ से जो बचे खुचे भी हैं, ये बरसाती मेढक, ये सब जो है समाप्त हो जाए। यह कामना भगवान राम से हमारी है और इसी कामना से हम इनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। बागेश्वर के गरुड़ में अगस्त क्रांति के अवसर पर भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए।
कत्यूर और गोमती घाटी से पहुंचे लोगों ने यात्रा में उत्साह के साथ भाग लिया। हालांकि राष्ट्रभक्ति के इस आयोजन के बीच मीडिया से दूरी चर्चा का विषय बनी रही। बागेश्वर मुख्यालय के बजाय गरुड़ में आयोजन और मुख्यधारा की मीडिया से दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इतने बड़े आयोजन को मुख्यालय से दूर सीमित दायरे में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? वहीं मसूरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पालिका के आह्वान पर आयोजित यात्रा में सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और शहर के तमाम जगहों पर पहुंचे। शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया गया। यात्रा टेहरी बस स्टैंड से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची। युवाओं और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी खास रही। नगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। ये हमारे देश की आन बान शान के लिए निकाली जा रही है और हमारे राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के गौरव के लिए ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस तिरंगा यात्रा को देखा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी आहुति दी है, उनके सम्मान में उनकी उस आहुति को याद करने के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको ये याद दिलाने के लिए कि हमारे जो शहीद रहे हैं, देश के जो शहीद रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने खून पसीना बहा के इस देश को आज़ाद करने में अपनी आहुति दी है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। ये तिरंगा, ये देश के गौरव की बात है। ये हमारे देशभक्ति के रंग में रंगा रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आर्मी कैंट से गुलाब राय ऐतिहासिक मैदान तक निकली यात्रा में तकरीबन 100 मीटर लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना के जवान और स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह रुद्रप्रयाग के इतिहास की सबसे बड़ी तिरंगा यात्राओं में से एक रही है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 15 अगस्त तक जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तो सैकड़ों छात्र छात्राओं ने यात्रा में हिस्सा लिया। देशभक्ति के रंग में रुद्रप्रयाग रंगा नजर आया, जहां रुद्रप्रयाग में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। उत्तराखंड में ऐसा आज ये जो प्रेस वार्ता का आयोजन हमने किया है, ये विभिन्न कुछ तथ्यात्मक मुद्दों को लेकर आपके मीडिया के सामने रखकर वो जनता के सामने भी आए और जनता के को सच मालूम चले, इसलिए किया गया है। आज खटीमा के माननीय विधायक हमेशा की तरह फिर तहसील गए, फिर उन्होंने एक सुनियोजित, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि खटीमा के माननीय विधायक जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब फॉर्म 7 लगाया जाता है तो उसका नोटिस फॉर्म 10 में दिन में ही उसमें आ जाता है, फॉर्म 10 में, और जिसने आपत्ति लगाई होती है उसका भी नाम आता है और जिसके नाम पे आपत्ति लगी होती है उसका नाम आता है। बीएलओ उन लोगों को वहां बुलाती है, उन आपत्तियों का निस्तारण होता है। अब जब ऑफलाइन फॉर्म कोई दे के आ जाएगा तहसील में, तो वो जब तक ऑनलाइन नहीं होंगे तो उन फॉर्मों का कोई अर्थ ही नहीं है। सीधी सीधी बात है। अब इस पे कौन सी आपत्ति लग रही है, क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। माननीय विधायक जी से पूछिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये मतलब जो कट्टा रख के आ गए हैं, एक झोला भर के आ गए हैं। हरिद्वार के लक्सर में गुमशुदगी के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक कारोबार और पुरानी रंजिश के चलते अंकित चौहान की हत्या की गई। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को मोटरसाइकिल से बांधकर गंगा में डुबो दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से शव और मोटरसाइकिल बरामद की गई। जांच में सामने आया कि अंकित खनन के मुखबिरी करता था, जिससे आरोपी उसे रंजिश रखते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रास्ते में बाइक रोककर हत्या की और शव गंगा में फेंक दिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में खराब घेवर मिलने के आरोप को लेकर एक मिठाई की दुकान पर ग्राहकों ने जमकर हंगामा काटा। ग्राहकों का आरोप ये भी है कि उन्होंने दुकान से 1 किलो घेवर खरीदा था। घर पहुंचकर पैकेट खोला तो उसमें से बदबू आ रही थी।
और इसके बाद उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। ग्राहकों का कहना है कि अगर खराब घेवर खा लिया जाता तो तबीयत बिगड़ सकती थी। घटना के बाद ग्राहकों में नाराजगी देखने को मिली। सरोवर नगरी नैनीताल की पहचान सिर्फ नैनी झील और पहाड़ों से नहीं बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक दुकानों से भी है। बड़ा बाजार की करीब 176 साल पुरानी लोटे वाली दुकान आज भी अपने खास जलेबा के लिए मशहूर है। दुकानदार रक्षित शाह के मुताबिक वर्ष 1850 में शुरू हुई इस दुकान का नाता अंग्रेजी दौर से लेकर आजादी के जश्न तक से जुड़ा हुआ है। दावा है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी की खुशी में दुकान का जलेबा पूरे शहर में मुफ्त बांटा गया था। आज 5वीं पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है और देसी घी का खास जलेबा यहां की पहचान बना हुआ है। श्रावण मास में चमोली के शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। बद्रीनाथ धाम, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और गोपीनाथ मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा और यातायात व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए चमोली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद रही। पुलिस ने पूरे श्रावण मास में विशेष चेकिंग अभियान चलाया और हुड़दंग करने के साथ यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान कुल 470 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इनमें से 93 बिना लाइसेंस या साइलेंसर या अनुचित साइलेंसर, 32 बिना हेलमेट, 26 ट्रिपल राइडिंग और 11 अवैध नंबर प्लेट के मामले शामिल रहे। अब आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। साप्ताहिक बैठक में विपक्ष विधायकों ने कथित फर्जी और थोक में दाखिल फॉर्म 7 आपत्तियों का मुद्दा उठाया। फुरकान अहमद ने बूथ संख्या 85 और 86 में करीब 92 आपत्तियां मिलने का दावा किया, जबकि विधायक शहजाद ने करीब 36 शिकायतों की बात कही। काजी निजामुद्दीन ने फर्जी शिकायत साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं ADM जितेंद्र कुमार ने कहा कि तय नियमों के तहत सत्यापन और क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। गलत शिकायत साबित होने पर कार्रवाई का प्रावधान है। SIR को लेके सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनकी एक बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है। वही बैठक आज थी। तो इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के जो MLAs हैं वो भी आए हुए थे और बाकी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें आए हुए थे। तो इसमें जो मुख्य रूप से इनका एक एप्रीहेंशन था कि बल्क में जो फॉर्म 7 है वो रिसीव करवाए जा रहे हैं और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो इसके संबंध में जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसको भी बताया गया है कि जो हमारे BLA 2 राजनीतिक दलों के हैं उनको प्रत्येक दिन 10 और पूरे SIR की अवधि में 30 तक वो फॉर्म 7 या ऑब्जेक्शन जिसे कह रहे हैं वो दाखिल कर सकते हैं। और जो सामान्य नागरिक हैं वो पूरे SIR के दौरान 5 जो फॉर्म 7 है वो भर सकते हैं। तो इसी पर सभी जो हमारे EROs हैं उन सभी को ये हर हफ्तावार SIR की मीटिंग होती है। उसमें हमारे सभी विधायक विपक्ष के यहाँ पर आए, सभी और पार्टियों के भी यहाँ पर लोग आए। तो सिर्फ हमारी यही मांग थी कि जो फार्म 7 भरा जा रहा है जिसका फार्म 10 हो गया उसमें बहुत गोलमोल किया जा रहा है। उसमें बहुत से आदमी पर माने मेरी विधानसभा बूथ नंबर 85 और 86 वहाँ लगभग 92 ऑब्जेक्शन लगे और जिनके लोगों के नाम से दिए वो खुद कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्शन लगाए नहीं। तो इसलिए कुछ ये सोची सामने चाल एक कोई ग्रुप है ऐसा जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो हमारी सिर्फ मांग यही है कि उसी बूथ का होना चाहिए और उसका एक आदमी सिर्फ 5 ऑब्जेक्शन लगा सकता है। इसमें कई जगह की 29 ऑब्जेक्शन लगा है। पर चुनाव आयोग की जिले की बैठक थी जिसमें हम अपने हाथ में मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स मार्च 2023 लेकर आए थे और ये लेटेस्ट है। इसमें हमने कोट किया भी चुनाव आयोग को, हमने कोट किया कि बल्क में ये थोक में चुनाव आयोग एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक व्यक्ति अगर 5 से ज़्यादा एप्लीकेशन देगा तो उसको चुनाव आयोग एक्सेप्ट नहीं करेगा और BLA 2 अगर कोई देना चाहेगा तो वो एक दिन में 10 आपत्तियां दे सकता है फॉर्म 7 या कुल मिलाकर के 30
फॉर्म 7 दे सकता है टोटल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।